हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 की हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है हमारा भूमंडल, उसका पहला चैप्टर देखने चल रहे हैं और इसमें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर करने के पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसकी थ्योरी में क्या दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमेशा से वैज्ञानिकों को बहुत सारी उत्सुकता थी कि अंदर क्या है, कैसे है। तो हमारी पृथ्वी के बारे में अगर आपको पता हो तो वैज्ञानिकों ने जो पता किया है, हमारी पृथ्वी 5 अरब वर्ष पुरानी है। अब 5 अरब वर्ष पहले ये आग का गोला थी। धीरे धीरे ठंडी होते होते ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई है, लेकिन अंदर अभी भी ये ठंडी नहीं हुई है। इस चीज़ की तुलना आप किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे एक राख होती है, अगर उपली है उसे जलाया जाए, आप उसमें एक सलाई डालिए, तो सलाई डालने पे देखेंगे, आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो सलाई थोड़ी गर्म आपको पता चलेगी। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी है। ऊपर से तो ये ठंडी हो चुकी है, लेकिन अंदर अभी भी गर्म है। अगर इसे काटा जाए तो काटने पे ये प्याज की तरह दिखाई देगी, जिसमें अलग अलग लेयर होंगी। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, इसी तरह से बाहर से अंदर की तरफ इसमें लेयर बनी हुई है। हम लोग अगर पृथ्वी के केंद्र तक यात्रा कर पाते तो हमें पृथ्वी का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता। ये हम लोगों ने अनुमान लगाया हुआ है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है बहुत सारी स्टडीज़ करने के बाद। जैसे भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होता है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना इस प्रकार से। तो मोटा मोटा देख लेते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे समुद्र हैं, पहाड़ हैं, ये वाला पार्ट जो होता है इसी को कहते हैं ऊपरी पार्ट। इसी को भूपर्पटी कहते हैं और इंग्लिश में इसी को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। जो ऊपरी सतह है उसको क्रस्ट कहते हैं। ये है CRUST, क्रस्ट। इसके बाद यहाँ से लेके आपका ये अंदर तक की, यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है मेंटल। ये वाला क्षेत्र मेंटल है। मेंटल की 2 परतें हैं। एक होता है वाह्य मेंटल, ये वाला पार्ट जो होता है इसे वाह्य मेंटल कहते हैं, और इस वाले पार्ट को आंतरिक मेंटल कहा जाता है। ठीक है। ये वाह्य मेंटल हो गया और ये आंतरिक मेंटल है। अगर सतह से इसकी गहराई की बात करें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। फिर इसके अंदर की जो सतह है वो और ज़्यादा गर्म होती है, उसे कहा जाता है क्रोड। ठीक है। हिंदी में क्रोड कहते हैं और इंग्लिश में इसे कोर कहते हैं। अगर सतह से इसकी गहराई नापी जाए तो ये 6371 किलोमीटर के आसपास होती है। अब इसकी एक एक सतह को देखते हैं। जो सबसे बाहरी सतह है उसी को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, हम लोग जिसकी बात कर रहे थे। इसी पे आपके पहाड़ पाए जाते हैं, इसी पे समुद्र पाए जाते हैं। अब इसकी जो गहराई है क्रस्ट की, वो समुद्र में सबसे कम होगी, क्योंकि समुद्र में ज़मीन की मोटाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी मोटाई मान लीजिए केवल 4 से 7 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे पहाड़ों पे इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी जो क्रस्ट की यहाँ पे मोटाई होगी वो लगभग 35 से 70 किलोमीटर तक भी हो जाती है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि आपकी क्रस्ट की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम समुद्र में होती है। समुद्र में 4 से 7 किलोमीटर तक और पहाड़ों पे 35 से 70 किलोमीटर तक। भूपर्पटी में अगर आप मिनरल्स की बात करें तो इस परपटी में आपको सिलिका और एल्युमिनियम की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसीलिए इस लेयर को सियाल लेयर भी कहा जाता है। सियाल किस चीज़ से मिलकर बना है? एक तो सिलिका और दूसरा एल्युमिनियम से। फिर चलते हैं हम लोग इसकी दूसरी परत पे। दूसरी परत कहलाती है मेंटल। मेंटल को कहा जाता है ज्वालामुखियों का घर। तो बच्चों, जितने भी ज्वालामुखी निकलते हैं उसकी ओपनिंग तो यहाँ क्रस्ट में होती है, लेकिन उसके अंदर से जो लावा निकलता है वो यहाँ पे जो आपका मेंटल होता है इसकी ऊपरी सतह पे स्थित होता है। जो ऊपरी पार्ट इसका होता है इसी को बोलते हैं एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर। यहीं पे आपका मैग्मा गलित रूप में मौजूद होता है। जब भी ऊपर से इसे ओपनिंग मिल जाती है, क्रेटा बनता है, तो यहाँ से ये निकल जाता है और आपको बाहर निकलने पे इसी मैग्मा को हम लोग लावा बोलने लगते हैं। तो ये बात अच्छे से जानिएगा। तो ये जो इसका ऊपरी पार्ट होता है इसी को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फियर कहते हैं। यहीं से ज्वालामुखी का लावा या मैग्मा आता है। जब तक ज़मीन के अंदर है उसे मैग्मा बोलते हैं, जब वही बाहर निकल आता है तो उसी को लावा बोला जाता है। इस लेयर को मिनरल के हिसाब से सीमा बोलते हैं, क्योंकि सीमा सिलिका और मैग्नीशियम इस पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इसका नाम यहाँ पे पड़ गया सीमा। फिर आता है आपकी तीसरी लेयर। तीसरी लेयर को क्रोड या कोर कहते हैं। ये सबसे गर्म पार्ट होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है। जो पृथ्वी का क्रोड है उससे निफे बोलते हैं। निफे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें निकिल और लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो बच्चों इस तरह से हमारी ये जो तीनों लेयर हैं ये पाई जाती हैं। अब इसी पार्ट के दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है कि हमारे चारों तरफ जो चट्टानें पाई जाती हैं। तो बच्चों हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये है सिलबट्टा है आपका, ये जो मिट्टी है, इसके अलावा ये जो खड़िया होती है जिससे हम लोग लिखते हैं, ये सब चट्टानों के ही कोई ना कोई रूप होते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, चट्टानों के बारे में। निर्माण के आधार पर ये चट्टान या शैल तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आग्नेय या शैल चट्टानें, फिर होती है अवसादी, तीसरी होती है रूपांतरित। आग्नेय बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है ये आग से बनती है। मतलब मान लीजिए ये एक आपका ज्वालामुखी है, तो यहाँ से ये जो गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, ये लावा चारों तरफ फैल जाता है और फैलने के बाद समय के साथ ये ठंडा होता है। इस प्रकार से जो चट्टानें बनती हैं उसी को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है। फिर है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं कि ये समय के साथ बनती हैं, सबसे ज़्यादा ये नदियों में बनती हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है, तो एक लेयर जब यहाँ पे बहेगी तो धीरे धीरे ये अपने साथ कुछ अवसाद लेके आएगी, वो जमेगा तो एक लेयर बन जाएगी। फिर सैकड़ों साल के बाद एक दूसरी लेयर बनेगी। इसी प्रकार से ये हज़ारों सालों में एक के ऊपर एक लेयर बनने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। फिर तीसरी होती है रूपांतरित। आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आग्नेय शैल या इग्नस रॉक्स इन्हें कहते हैं। इसका नाम ही है, इग्निस से बना है और इसका मतलब होता है आग से। पृथ्वी के अंदर ये पिघले रूप में मैग्मा कहलाता है और धरातल पर जब ये आ जाता है इसी मैग्मा को लावा कहते हैं। लावा के ठंडे होकर जमने से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैलों की अब विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषता क्या होती है? इसे प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। ये बहुत कठोर होती हैं, रवेदार और दानेदार भी होती हैं। ये बच्चों इनके स्ट्रक्चर हैं, इस प्रकार से ये पाई जाती हैं। इनमें कोई परत नहीं पाई जाती है। क्या होता है कि जब ये लावे के रूप में, आग के रूप में बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे ठंडी होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसमें जीव आके नहीं बस पाते हैं। इस वजह से इसमें इनकी जीवाश्म की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। सोना, चांदी, लोहा और अभ्रक जैसे खनिजों से ये भरपूर होती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ग्रेनाइट हो गया, बेसॉल्ट हो गया, गैब्रो, डायोराइट, ये सारे आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। भारत में आप देखेंगे कि ये दक्षिण की तरफ आपको ये जो प्लेटू है यहाँ पे पाया जाता है। इसे दक्कन प्लेटू कहते हैं या दक्कन का पठार कहते हैं। इस क्षेत्र में आपकी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। फिर आपकी परतदार या अवसादी चट्टानें, इनका निर्माण हवा, पानी और बर्फ द्वारा बहा कर लाए गए मलबे के जमाव से होता है। मान लीजिए ये नदी आ रही है, नदियों के जमाव से पहले ये इतनी गहरी रही होगी, तो यहाँ पे इसने एक लेयर जब बिछाई, बिछाने के बाद कुछ सालों बाद ये परमानेंट हो गई, तो फिर दूसरी लेयर बिछाई, फिर ये परमानेंट हो गई तो तीसरी लेयर बिछाई। इस प्रकार से नदियों के द्वारा लाए गए जो उसके जमाव होते हैं, जो गाद होती है, उसकी वजह से इसका निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों की खदानों में छिपा खजाना, मतलब इसमें परतें पाई जाती हैं, ये रवेदार नहीं होती हैं। जमाव के दौरान दबे वनस्पतियों जीवों के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये प्राय मुलायम होती है जैसे मिट्टी, लेकिन कुछ कठोर भी होती हैं जैसे बलुआ पत्थर। इनमें खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। इन्हीं में आपको खनिज तेल भी मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा जो हिमालय है वो भी एक प्रकार की परतदार चट्टान ही है। फिर आता है रूपांतरित शैलें। रूपांतरित क्या होती हैं? जो आपकी आग्नेय और दूसरी क्या थी? अवसादी, ये दोनों चट्टानें जब ताप और दाब के दबाव से एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो इसी को कहते हैं रूपांतरित या रूप में अंतर करने वाली। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहा जाता है इनमें। तो ये दाब और ताप के कारण अपना रूप बदल लेती हैं। रूपांतरित चट्टानें किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं देख लीजिए। मान लीजिए ग्रेनाइट है और उस पर ताप और दाब पड़ा तो वो नीस में बदल जाती है। बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान है वो क्वार्ट्जाइट में बदल जाती है। इसके अलावा चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान है उसी से संगमरमर का निर्माण होता है। कोयले से ग्रेफाइट और हीरा बन जाता है अगर ताप और दाब पड़े। और शैल से या अवसादी चट्टान है, इससे स्लेट का निर्माण होता है। बच्चों, आगरा का जो ताजमहल है उसका निर्माण भी रूपांतरित शैलों से ही हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चूना पत्थर, इनके ऊपर जब आप प्रेशर और टेम्परेचर डालते हैं तो ये संगमरमर में बदल जाता है और इसी से आपका ताजमहल का निर्माण हुआ। तो इस तरह से बच्चों इसकी ये थ्योरी हो गई, आप लोग जान चुके हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम बताने हैं आपको, तो मैंने आपको बताया था, चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी की अगर इस प्रकार से
अनुप्रस्थ काट ली जाए तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसे भूपर्पट्टी कहते हैं, बीच वाला पोर्शन जो होता है वो मेंटल होता है और अंदर वाला होता है कोर। तो सबसे ऊपर आपका भूपर्पट्टी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेंटल और ये हो गया कोर। तो यही 3 परतें आपको दिखानी है इसमें। यहाँ पे दिखाया गया है सबसे पहले भूपर्पट्टी, फिर है मेंटल, फिर होता है कोर। फिर कह रहा है कि भूपर्पट्टी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। आइए फिर से आपको दिखाता हूँ। भूपर्पट्टी की सर्वाधिक मोटाई आपको पहाड़ों पर मिलेगी, ये फिर 35 से 70 किलोमीटर तक होती है, और सबसे कम मोटाई आपको समुद्र की तली में मिलेगी, ये 4 से 7 किलोमीटर तक भी होती है। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। भूपर्पट्टी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है, लेकिन पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई सबसे अधिक 70 किलोमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। बच्चों, पृथ्वी का जो बीच वाला पार्ट होता है इसे मेंटल बोलते हैं, और इसी के जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसी को दुर्बलता मंडल बोलते हैं, या फिर इसी को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। यहीं से ज्वालामुखी का लावा या मैग्मा आता है। अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका मुख्य स्रोत दुर्बलता मंडल होता है, जो मेंटल का ऊपरी भाग है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। तो आग्नेय शैलों की आपको विशेषता लिखनी है। तो आग्नेय शैलों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये शैलें कठोर होती हैं, इसलिए इनका अपरदन कम होता है। ये रवेदार और दानेदार होती हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनका संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। फिर है आपका रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं। तो परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप के कारण परिवर्तन होने से रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में चट्टान का रूप, रंग और संगठन बदल जाता है, लेकिन उसका विघटन नहीं होता है। यहाँ पर कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो आग्नेय शैल में लिखा गया है जो आग्नेय है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, अभ्रक, ये सारी आग्नेय शैलों के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह परतदार या अवसादी शैल के हो गए चूने का पत्थर, कोयला और बालू। और रूपांतरित के एग्जाम्पल हैं आपके ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर और स्लेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को हटाकर वाक्य सही कीजिए। तो यहाँ पे 2 शब्द दिए गए थे, परतदार और आग्नेय। तो हमें पता है कि कठोर और रवेदार कौन सी होती है, आग्नेय। तो आग्नेय को सही कर देंगे और परतदार गलत हो जाएगी। फिर है परतदार शैलों की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा नदियों में होती है। तो इसमें आंतरिक दाब का जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नदियाँ परतदार शैलों की उत्पत्ति करती हैं। फिर है रूप और गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। फिर चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयला नहीं बनता है। फिर है हिमालय पर्वत परतदार शैल का एग्जाम्पल है, हम लोग अभी देखे भी थे, आग्नेय शैल का एग्जाम्पल नहीं है। अगला है पृथ्वी की भूपर्पटी को, जो सबसे ऊपरी लेयर है उसी को भूपर्पटी कहते हैं, या इसी को क्रस्ट भी कहते हैं। फिर है पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्रोड या इंग्लिश में कोर कहते हैं। फिर है चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है। और मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी वीडियो पड़े आपको आसानी से मिल जाए। तो अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।